तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिस्टर 13 अपने सोल फ्लैग को यूज़ करता है और इसके अंदर से जो लायन का सोल निकलता है उसे ये कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। तो बीच में वांगलिंग को आना पड़ता है। अब आगे वांगलिंग फिलहाल इस लायन को उसी सोल फ्लैग में भेज देता है और इसे बताता है ये तुम्हारे 10 सोल फ्लैग है, मतलब इसमें टोटल 10 सोल है और लायन तुम्हारा प्राइमरी सोल है। तो तुम्हें इन टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ेगा ताकि तुम लायन को कंट्रोल कर पाओ। इधर समय बीतता है, 1 महीने और निकल जाते हैं। एक रात की बात है, हुआ और उसके जो भी ये साथी लोग थे यानी ट्राइबल लोग, ये कहीं तो जाते हैं रात में और फाइनली 5 एक दिन के बाद वापस आते हैं। वांगलिंग इनके साथ नहीं गया था, हुआ वापस तो आता है। थोड़े बहुत खून भी लगे थे और ये काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे विलेज पे अटैक किया था और उसे जीत लिया था। और ये सब कामयाबी इन्हें मिस्टर 13 और हुआ की वजह से मिली थी। हुआ ने तो इवन 13 की बहुत तारीफ की क्योंकि उसने अपने लायन सोल की मदद से सामने वाले विलेज के जो एल्डर थे उन्हें मार भी दिया और उनके सोल को अपने सोल फ्लैग में सील भी कर दिया था। और जो बाकी गांव के लोग थे उन्हें ये ग्रीन लिक्विड पिलाते हैं, उससे उनकी मेमोरीज शांत हो जाती है, मतलब समझ लो कि लॉस ही हो जाएगी। और वांगलिंग को ये सब चीज़ें लोयुन की मेमोरी से पता थी और हुआ इस दौरान जो दूसरे वाले गांव का डेमन क्रिस्टल था वो वांगलिंग को देता है। ये बेसिकली रैंक 2 का डेमन क्रिस्टल था। अब वांगलिंग के अंदर जो क्रिस्टल था जिसे इसने पहले 2 डेवोर कर चुका था वो रैंक 3 का हो चुका था। अब इसे डेवोर करने के बाद वो रैंक 5 का हो जाता है। और वांगलिंग हुआ से कहता है और अगर तुम डेमन क्रिस्टल लेके आते हो तो जो सोल रिफाइनिंग के मैंने 3 लेवल्स दिए हैं उसके आगे का भी मैं दूंगा। और वांगलिंग इनके जाने के बाद सोचता है कि शायद मैंने सही स्टेप लिया है क्योंकि अगर ये विलेज बड़ा होता है जैसे अब बड़ा हो रहा है तो डेमन क्रिस्टल्स भी इसे बहुत मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग सोल रिफाइनिंग स्पेल को फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे इसका जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है वो जल्द ही फुल पावर पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग सोल रिफाइनिंग स्पेल यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका जो सोल है वो वांगलिंग के सोल फ्लैग से कनेक्टेड है। समय बीतते जाता है और गांव के लोग भी अब काफ़ी मेहनत करते थे कल्टीवेशन में खास करके, और 6 महीने और गुजर जाते हैं। मिस्टर 13 के अलावा 4 और लोग थे जो कि सोल रिफाइनिंग के 3rd स्टेज में पहुंच चुके थे। अब क्योंकि हुआ ने वांगलिंग को डेमन क्रिस्टल ला कर दिया था तो उसको सोल रिफाइनिंग स्पेल का 4था स्टेज मिल जाता है। फिलहाल किसी को पता नहीं था कि इस वेस्ट लैंड में एक ट्राइब है यानी एक गांव है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कोई ध्यान भी नहीं देता था। फिलहाल हुआ की जो टीम थी एक और गांव पर प्लान कर चुकी थी और ये अलग अलग टीम में बटे थे। जैसे हुआ एक टीम को लीड कर रहा था, मिस्टर 13 दूसरे को, और बाकी जो भी पावरफुल लोग थे जो कि 3rd स्टेज में थे सोल रिफाइनिंग के, वो अलग अलग ग्रुप को लीड कर रहे थे। आधा महीना बीत जाता है, लगभग सभी लोग अब गांव वापस लौट चुके थे, बस 13 का ग्रुप नहीं लौटा था। तो लोग भी थोड़े चिंतित थे। 3 दिन और बीतते और वैली के आसपास एक ब्लैक क्लाउड सा दिखता है जहाँ पर एक लायन दिखता है जो कि थोड़ा इंजरी उसको हो चुकी थी, मानो वो मरने वाला हो। और इस लायन के ऊपर में एक बंदा बैठा हुआ था पूरी तरह से घाव से सना हुआ। अब इस लायन को देखकर बाकी लोग भी कुछ सोल फ्लैग्स देते हैं गांव वाले, तो थोड़ा बहुत ये स्टेबल होता है। फिर भी लायन धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है, पर दूर से एक आवाज आती है, सोल कंडेंस, और लायन फिर से एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब वांगलिंग इस बंदे को देखता है यानी कि मिस्टर 13 को, जो कि पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, सांसों मानो एक आधी चल रही हूँ। वांगलिंग की आंखें इस समय गोल्ड थी क्योंकि इस बंदे की बॉडी में ये कोई इनविजिबल फोर्स फील करता है और एक रेड लाइन थी इस बंदे की बॉडी में जिसे ये बाहर निकालता है, मानो जो कि सांप के समान होगा। और इसे देख करके वांगलिंग की आंखों में जो कोल्डनेस था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। रेड लाइन को ये क्रश कर देता है और इस रेड लाइन के निकलने की वजह से 13 थोड़ा सुरक्षित था। और वांगलिंग को ये समझ में आता है कि इसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब ये बंदा कल्टीवेट कर नहीं पाएगा। इसके सोल फ्लैग भी चुरा लिए गए थे। अब वांगलिंग अपने जो डेमोनिक ऑरा था इस बंदे के फोरहेड में यानी बॉडी में भेजता है। 13 काफ़ी पेन फील करता है और कहीं ना कहीं मन में वांगलिंग को मास्टर भी कहता है। वांगलिंग कुछ कहता नहीं है और अब 13 पूरी बात बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था उस छोटे वाले विलेज को हरा करके तो एक बड़ा ट्राइब मिला और वहाँ पर एक वाइट रोब्ड मैन थे जिन्होंने मेरे सोल फ्लैग को भी चुरा लिया और मेरे अंदर एक डेमन प्लांट कर दिया था। अगर आपको सोल फ्लैग चाहिए, मतलब मुझे, तो मुझे उनसे जाके मिलना पड़ेगा। बेसिकली वो सीधा सीधा वांगलिंग को चैलेंज कर रहा था। 13 इधर बेहोश हो जाता है और वांगलिंग गांव वालों से कहता है इसका ध्यान रखो, और यहाँ से गायब हो जाता है। अगर 13 मर गया होता तो वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटल में लोग मरते रहते हैं, क्योंकि वांगलिंग लाइफ और डेथ डोमेन को कल्टीवेट करता है तो उसे पता है ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हेवनली वाटर ट्राइब को दिखाया जाता है
जो कि डेमन स्पिरिट लैंड में ही रहते थे। तो इनका भी एक फॉर्मेशन था जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। अब यहाँ पर अंदर में 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन। इनमें से एक ने ग्रे कपड़े पहने थे और दूसरे ने सफ़ेद, और मस्त चाय के मजे ले रहे थे। और ग्रे रोब्ड मैन के पूछने पर यह वाइट मैन कहता है कि एंशियंट डेमन सिटी मुझे वापस लौटना ही पड़ेगा, ज़्यादा समय तक मैं बाहर नहीं रह सकता। अब ग्रे रोब्ड एल्डर भी कहते हैं कि यार तुमने किसी के डिसाइपल को इंजर्ड कर दिया था और वो फ्लैग भी ले लिया था, क्या पता वो बंदा आ जाए तो। अब ये सुन करके वाइट रोब्ड मैन कहता है अगर आ भी गया तो फॉर्मेशन है ना तुम्हारे पास, इससे मार देना। अब ग्रे रोब्ड मैन समझाने की भी कोशिश करता है कि यार सभी के पास 1 स्टार डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी, सभी ने डेमोनिक स्पेल सीखे थे, तो उनको लीड करने वाला बंदा नॉर्मल नहीं होगा। पर ये सब सुन करके ये वाइट रोब्ड मैन हंसता है कि भाई एंशियंट डेमन सिटी में जो लेफ्ट विंग है वहाँ के जनरल का मैं गार्ड ऑफ ऑनर हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे छोटे मोटे मैटर्स होते रहते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी बंदा उनके पीछे है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पावरफुल लोग हैं वो एंशियंट डेमन सिटी जा चुके हैं। ग्रे रोब्ड मैन को कहीं ना कहीं ये वाइट रोब्ड मैन पसंद नहीं था, मतलब इसके नेचर की वजह से। इधर अचानक से इनका जो फॉर्मेशन था वो कांपने लगता है। वाइट रोब्ड मैन कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि स्पेस में एक बंदा खड़ा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसके बाल भी सफ़ेद थे और एक डेमोनिक ऑरा को फील किया जा सकता था। हालांकि वांगलिंग जब इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है तो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ठीक ठाक पावरफुल था, तो इतना आसानी से इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और वांगलिंग यहाँ पर डेमोनिक फिंगर यूज़ करता है, तो जो भी इस फॉर्मेशन में रिपेलिंग फोर्स था उसे ये तो न्यूट्रलाइज कर देता है। ग्रे रोब्ड मैन समझ जाता है यार पंगा गलत आदमी से ले लिया है इस बार इस बंदे ने। और वाइट रोब्ड मैन भी हैरान था कि इतना पावरफुल बंदा इधर क्या कर रहा है। और वांगलिंग की भी नजर गांव में जितने भी लोग थे उन पर जाती भी नहीं, सिवाय इन दोनों पे। और ये पूछता है चैलेंज लेटर किसने भेजा था, बाहर आओ। वाइट रोब्ड मैन कहता है कि तुम हो कौन। और मैं एंशियंट डेमन सिटी के लेफ्ट विंग के जनरल का गार्ड हूँ। वांगलिंग कहता है अच्छा तो ये तुम हो, तो फिर मरो। अब वाइट रोब्ड मैन भी कहते हैं कि पहले फॉर्मेशन तो तोड़ो। हालांकि वांगलिंग ने रिपेलिंग फोर्स को खत्म कर दिया था, बट फॉर्मेशन भी तो तोड़ना पड़ेगा। अब वांगलिंग यहाँ पर अपना कुल्हाड़ी निकालता है। अब फाइनली ये लोग पहचान जाते हैं कि ये तो फॉरेनर है, और लगातार ये कुल्हाड़ी इस फॉर्मेशन पे चलाने लगता है। उधर वो वाइट रोब्ड मैन, उसे समझ में आ रहा था, लेकिन फॉर्मेशन हालांकि कमजोर तो पड़ रहा था पर अभी तक टूटा नहीं था। इधर वांगलिंग भी पीछे हटता है कि यार ये फॉर्मेशन ये तो अलग लेवल पे है, मतलब इसे टाइम लगेगा मुझे तोड़ने में, या तो मैं इसको स्टडी करूँ, इसके लूप होल ढूंढूं, उसमें भी टाइम जाएगा। अब वाइट रोड मैन हंसता है कि अगर तुम्हारे पास हेवनली स्पेल्स भी हैं तो भी इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। वांगलिंग कहता है सच में। अब वांगलिंग कुल्हाड़ी को अंदर रखता है। फॉर्मेशन का जो एकदम दायरा था किनारे किनारे वाला, ये वहाँ पे जाता है और कुल्हाड़ी से फिर से ये अटैक करता है और सीधा जमीन को ही उठा देता है। मतलब फॉर्मेशन का जो नीचे तक होगा, पूरे जमीन के अंदर तो फॉर्मेशन होगा नहीं, एक लेवल तक ही होगा। अब गांव के लोग डरने लगते हैं और सभी कहते भी हैं यार ये आदमी पागल है। और वांगलिंग अब इस पूरे मिट्टी को उठा करके आगे बढ़ने लगता है और काफ़ी तेज आता है। अब हुआ फैमिली के जो लोग जहाँ रहते थे ये वहाँ पे पहुँच चुका था, और ये सब सीन देख करके वो लोग खुद हैरान थे, क्योंकि फॉर्मेशन का जो कलर था ग्रीन था, तो उसे देखा जा सकता था। और वांगलिंग अब अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता है कि चलो मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ जल्दी, पर इस पूरे एरिया को रिफाइन ही कर देता हूँ। अब इसके 1 बिलियन सोल फ्लैग में 6 प्राइमरी सोल्स थे। किल इनको मिला करके वांगलिंग अपने सोल फ्लैग में इसेंस ब्लड को भी यूज़ करता है और पूरे 5 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करके बोलता है रिफाइन। और वो लोग बाहर तो आ नहीं रहे थे, तो वांगलिंग भी कहता है कि चलो 7 दिन और 7 रात लगेंगे, तुम पूरे लोगों को यहाँ पे रिफाइन कर दूंगा। वांगलिंग इधर अंदर चला जाता है और हुआ से बोलता है कि मिस्टर 13 को मेरी तरफ भेज देना। 13 इस समय वांगलिंग के सामने था। अब ये कल्टीवेट तो कर नहीं सकता था क्योंकि इसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और किसी के मेरिडियंस को बनाना वो उन लोग ही कर सकते हैं जिनके पास हेवन डिफाइंग पिल्स हो। और वांगलिंग सोचता है इसके साथ कुछ और किया जाए, ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे। ये सोचता है अगर मैं इसे एंशिएंट गॉड का मेथड दे दूँ तो ये सर्वाइव तो कर जाएगा, मतलब इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इसको कल्टीवेशन पावर की ज़रूरत नहीं होगी जैसे इसकी रियल बॉडी है। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, एंशिएंट गॉड के मेथड को ये किसी को भी तो नहीं दे सकता था। और दूसरा, एंशिएंट गॉड का मेथड बहुत क्रूएल मेथड है, उसे मास्टर कर पाना बहुत मुश्किल है, आप मारे भी जा सकते हो। फिलहाल वांगलिंग इसके अंदर डेमोनिक ऑरा को डालता है ताकि ये जाग सके, क्योंकि ये अभी भी बेहोश था। अब ये उठता तो है पर काफ़ी कमज़ोर था। वांगलिंग को थैंक्स बोलता है। वांगलिंग फिर इसे भेज देता है। इधर ये बंदा ट्राई करता है फिर से वो सोल फ्लैग मेथड्स को
कल्टीवेट करने का, पर अब इसकी बॉडी में डेमोनिक ऑरा रह तो नहीं गई थी क्योंकि मेरिडियंस ही नहीं थे उसे संभालने के लिए। तो ये बार बार फेल होता है, पर फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। इधर वो जो 5 किलोमीटर का एरिया था, वहां पर पर्पल फ्लेम जल रहे थे प्राइमरी सोल्स की वजह से, और पूरा लैंड ही अब रिफाइन हो रहा था। व्हाइट रोब्ड मैन शांत था और ग्रे रोब्ड मैन इसे समझाते हैं कि भाई इस बंदे से फाइट नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से पूरे ट्राइब वाले मारे जाएंगे और तुम भी इसी ट्राइब के हो, क्या तुम ऐसा चाहते हो? व्हाइट रोब्ड मैन कहता तुम कहना क्या चाहते हो? ग्रे रोब्ड मैन समझाता है कि देखो भाई प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुआ है, तो जाओ मैटर निपटाओ, और अगर ये हमें छोड़ देता है तो हम लेफ्ट विंग जनरल से बात करेंगे जा करके। अब व्हाइट रोब्ड मैन फाइनली आवाज़ लगाते कि यार तुम्हारा जो बैटल है वो मेरे साथ है, तो वैली वालों को छोड़ दो। वांगलिंग कहीं पर तो बैठा था, अचानक से गायब होता है और यहाँ पर प्रकट होता है, और फिलहाल ये जो 6 प्राइमरी सोल्स थे इन्हें रोक देता है। अब ये बंदा ये वांगलिंग से कहता है ठीक है बैटल करते हैं। वांगलिंग कहता है तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो, बस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और डेमोनिक ऑरा इसकी तरफ भेज देता है, और पलक झपकते सीधा इसके गर्दन को पकड़ चुका था, और 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, यानी सेकेंड्स में ये मारा जाता है। इसके सोल को भी ये 1 बिलियन सोल फ्लैग में ट्रैप कर लेता है, और इनमें से एक प्राइमरी सोल इस बंदे की बॉडी को जला करके पूरी तरह से राख कर देता है। फिलहाल वांगलिंग इस जमीन को, ये जो वैली था उसके किनारे ही रख देता है, मतलब जमीन में सेट कर देता है, और इनसे कहता है कि फॉर्मेशन खोल दो। ग्रे रोड मैन को भी खोलना पड़ता है, और वांगलिंग कहता है कि ये भी अब तुम्हारे नए मेंबर्स हैं हुआ से, मतलब इनका ट्राइब और बड़ा हो चुका था। सीधा सीधा अब ट्राइब में 500 से ज़्यादा मेल हो चुके थे, और वांगलिंग इनके फॉर्मेशन को फैला देता है 10 किलोमीटर के रेंज के आसपास। और इस ट्राइब का नाम सोल रिफाइनिंग ट्राइब था, यानी कि जो वांगलिंग के साथ ये हुआ वगैरह रहते थे। फिलहाल वांगलिंग दूर में ही, मतलब इसी फॉर्मेशन में एक लकड़ी का घर बना चुका था और यहीं पे कल्टीवेट करता था। समय बीतता है, ठंडी का मौसम आ चुका था, और वांगलिंग एक दिन बर्फ के अपने मतलब फिलहाल लकड़ी के घर से बाहर निकलता है और कहता है यार 2 साल हो चुके हैं, खास करके जब ये बर्फ का मौसम बीतेगा तो 2 साल पूरे हो जाएंगे इस डेमोनिक स्पिरिट लैंड में ऐसे आए हुए। वांगलिंग बाहर खड़ा रहता है, और ये जो बर्फ था इसके ऊपर पूरा गिरते जाता है, और यहीं पर ये खड़ा था, एक स्नोमैन के जैसा लग रहा था। इसके बॉडी में जो डेमोनिक क्रिस्टल था वो रैंक 34 का हो चुका था। समय क्योंकि काफ़ी बीता था और सब बहुत सारे मिले थे, लेकिन अब ये भी था जैसे अगर रैंक 34 का क्रिस्टल हो चुका है तो ऐसा नहीं कि आप रैंक 1 के क्रिस्टल से उसे जोड़ के रैंक 35 बना लेंगे, उसके लिए और पावरफुल क्रिस्टल्स लगते हैं। और वांगलिंग को मालूम था अगर इसे अपना कल्टीवेशन बढ़ाना है तो इस डेमोनिक ऑरा को और ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में इसे ये सेलेस्टियल ऑरा में बदल करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सके। अब इधर ये ट्राइब भी बड़ा हो चुका था, तो लोग रात में शिकार पे जाते थे अपने सोल फ्लैग वगैरह को बढ़ाने के लिए, और अब तो समय के साथ इनके लिए 10 किलोमीटर का एरिया भी कम पड़ता था, तो इनका एरिया बढ़ते बढ़ते 20 किलोमीटर तक फैल चुका था, और आसपास के 1000 किलोमीटर में सबसे पावरफुल ट्राइब ये गिने जाने लगे थे। और वांगलिंग इन्हें ये सब चीज़ें तो नहीं सिखा सकता था कि जैसे जो इनका सोल फ्लैग है तो उसमें जो सोल फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें नर्चर भी करना पड़ता है, यानी ऑरा प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये सब चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आएंगी। तो वांगलिंग अपने ही 1 बिलियन सोल फ्लैग से इनके जो सोल फ्लैग थे उन्हें नर्चर कर देता था। इधर मिस्टर 13 को दिखाया जाता है, अब इसका कल्टीवेशन तो वेस्ट हो चुका था, ये शांत रहता था मानो ये जिंदा लाश के समान हो, और इसे अब ये अच्छा नहीं लगता था कि इससे ऊपर बहुत सारे लोग निकल चुके थे, यानी कि सोल रिफाइनिंग में 4th स्टेज पे जा चुके थे। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, हुआ बाहर आते हैं और इससे कुछ डिस्कस करना चाहते थे। वांगलिंग इन्हें अंदर बुलाता है, और फिलहाल इनके साथ में कोई बंदा था जो कि खून में सना हुआ था, और ये था मिस्टर 13। अब ये बताते हैं कि ये बंदा डेमोनिक बीच से फाइट कर रहा था और उसमें इंजर्ड हो गया। वांगलिंग भी हैरान था क्योंकि 13 को ये 1 साल बाद देख रहा था, जो कि पहले से काफ़ी बूढ़ा दिखने लगा था। वांगलिंग फिलहाल हुआ को बोलता है कि आप जाइए। अब 13 की तरफ वांगलिंग देखता है और सोचने लगता है। वांगलिंग अब इसके फोरहेड को टच करता है और अपने डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर भेजता है इसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। पर फिलहाल ये हैरान था क्योंकि इस बंदे के अंदर डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा थी, और वो कैसे हो सकता है अगर आपके पास मेरिडियंस होंगे ही नहीं तो आपकी ऑरा फ्लो ही नहीं करेगी। और फिलहाल उसका लेवल 2 स्टार्स पे पहुंच चुका था, डेमोनिक ऑरा 2 स्टार पे थी। वांगलिंग को समझ में आता ये बंदा पेन को बर्दाश्त कर रहा था और खुद को ट्रेन कर रहा था बिना मेरिडियंस के, और वांगलिंग को अलग ही फील होता है। इस बंदे के अंदर डिटर्मिनेशन था। फिलहाल वांगलिंग इसे कुछ पिल्स वगैरह देता है तो ये उल्टी करता है ब्लैक ब्लड्स की और अच्छा फील करता है, और वांगलिंग को ग्रीट करता है। वांगलिंग इसे चिल्लाता है कि तुम्हारे बॉडी में डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा कहाँ से आई। 13 तुरंत ही बता देता है, ये फोर्सफुली उन्हें स्टोर कर रहा था। वांगलिंग इन्हें समझाता है कि देखो बिना मेरिडियंस के कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बॉडी एक लिमिट तक ही ऑरा को रख सकती है,
नहीं तो तुम मरोगे, क्योंकि मेरिडियंस तो है नहीं कि तुम उसे स्टोर कर पाओ, उसे फ्लो करवा पाओ। 13 को बुरा लगता है कि यार फिर तो मैं एकदम बेकार हूँ। अब वांगलिंग इससे कहता है कि मेरे पास देखो एक कल्टीवेशन मेथड है जो कि तुम्हारे डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा को तुम्हारी बॉडी में भेजेगी, यानी तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में यूज होगी। तुम्हारा कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगा, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है लर्न करना। क्या तुम तैयार हो? 13 खुश हो जाता है और मान जाता है और कहता भी है कि एंसेस्टर मैं आपको लेट डाउन कभी करूंगा ही नहीं। और वांगलिंग इस दौरान एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालता है और 13 के माइंड में भेज देता है। अब 13 भी कई बार इसे दंडवत प्रणाम करता है। तो वांगलिंग ने इसे एंशिएंट गॉड टैक्टिक नहीं दिया था, पहले इसे जायन डेमन क्लैन वाला मेथड दिया था, क्योंकि वो लोग भी बॉडी मेथड को ही प्रैक्टिस करते थे। अगर ये उसे मास्टर कर पाया, तब वांगलिंग ये सोच रहा था कि मैं इसे एंशिएंट गॉड टैक्टिक का फर्स्ट स्टेज सिखा दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो ये बंदा उस लेवल पे नहीं है। इधर समय बीतता है, 2 साल गुजर जाते हैं। सोल ट्राइब और बड़ा हो चुका था, 20 किलोमीटर का दायरा भी इन्हें कम पड़ता था। अब ये 150 किलोमीटर में फैल चुके थे और इनके ट्राइब में 5,000 से ज़्यादा मेल्स थे। और इन 2 सालों में वांगलिंग को बस 3 बार इनके साथ जाना पड़ा था। और हुआ तो इस दौरान बड़े ट्राइब पर अटैक भी करना चाहता था, पर वांगलिंग उसे रोकता है और कहता है फिलहाल कल्टीवेशन पे फोकस करो। जब तुम लोग स्ट्रांग हो जाओगे तो नेचुरली फिर तुम्हारी ट्राइब फैल जाएगी। इधर जो मिस्टर 13 था, वो जायन डेमन क्लैन का जो रिफाइनिंग मेथड था उसे सीखने लगा था। और अब जब बैटल होते थे तो वो सबसे आगे रहता था, क्योंकि उसकी बॉडी मानो लोहे के समान हो। तो वांगलिंग को यहाँ पर 4 साल या उससे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे और वांगलिंग अब मूड बना रहा था कि इसे एंशिएंट डेमन सिटी जाना पड़ेगा। वांगलिंग तो इवन एंशिएंट ट्रांसफर एरे भी बना सकता था, बट प्रॉब्लम था कि मटेरियल नहीं थे उतने, नहीं तो सीधा ये यहाँ एंटर करता और उस साइड निकल जाता डेमन सिटी में। फिलहाल ये कहीं जा रहा था और इसके साथ 2 लोग जा रहे थे। इनमें से एक मिस्टर 13 था और दूसरा था वो पाओ। और इस बंदे का भी जो डेमोनिक हो रहा था वो 2 स्टार्स पे था, यानी कि शायद फाउंडेशन लेवल या कोर फॉर्मेशन के लेवल के बराबर इसे माना जा सकता है। और ये बंदा ओयंग हुआ के करीब जा रहा था। सोल रिफाइनिंग में ये 5th स्टेज पे था। 97 सोल फ्लैग्स थे इसके पास, जिसमें 31 प्राइमरी सोल्स थे। और वांगलिंग को लगता है यार ये बंदा जीनियस है, क्योंकि 4 सालों में ये इस लेवल पे पहुंच चुका था। और इसे ये भी लगता है कि ये बंदा सोल फॉर्मेशन लेवल पे 100 सालों में अगर पहुंच गया तो रेड बटरफ्लाई जैसा इसे टैलेंटेड कहा जा सकता है, ये शायद उससे ऊपर भी जा सकता है। और वांगलिंग को हमेशा से टैलेंट तो पसंद ही थे, इसलिए ये इन दोनों को साथ रखता है। और वहीं अगर बात करें मिस्टर 13 की, तो अगर बॉडीली स्ट्रेंथ देखे तो वो पाव को ये काउंटर कर सकता है उसके कल्टीवेशन के बावजूद। ये इतना स्ट्रांग हो चुका था क्योंकि ये बंदा अलग ही डिटरमाइंड था। टैलेंटेड उतना नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था। फिलहाल एक सुबह ये तीनों कहीं दूर निकल जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी। वांगलिंग को जाते हुए देख हुआ वगैरह नील डाउन करते हैं, इवन पूरे ट्राइब के लोग भी। अब जब 5 किलोमीटर दूर आ जाते हैं ये लोग अपने सोल रिफाइनिंग सेट से, तो वांगलिंग निकालता है मॉस्किटो बीस्ट को, जो कि 6 महीने पहले जाग चुका था और इसका पावर लेवल बढ़ चुका था। फिलहाल ये सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में माना जा सकता है, उसके पीक पर। और वांगलिंग ने देखा था एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी में कि ये जो मॉस्किटो बीस्ट होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। इवन एंशिएंट गॉड टूसी जैसे लोग भी इनसे जल्दी बैटल नहीं करना चाहते थे। अब जैसे मॉस्किटो बीस्ट निकलता है, हुओ पाओ और 13 तो डर जाते हैं। वांगलिंग स्माइल करता है और इनको भी इस पे बैठाता है और काफी तेजी से ये उस शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब 13 यहाँ पर अपने डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है, क्योंकि बॉडी में तो था ही ना, ताकि हवा जो बहुत तेज है, क्योंकि मच्छर बहुत तेजी से उड़ रहा था, तो उसे काउंटर कर पाए। और वहीं हुओ पाओ डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा को एक्टिवेट करता है कल्टीवेशन मोड में जाकर के। वांगलिंग जब उड़ रहा था तो ये देखता है कि अगर ये मतलब इसका ये जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब है, यहाँ के जो भी ट्राइब्स हैं डेमोनिक स्पिरिट लैंड के, सबको यूनाइट कर दिया, मिला लिया, तो इवन जो 9 बड़े कंट्रीज हैं वो भी हैरान हो जाएंगे। फिलहाल 7 दिन बीत जाते हैं और एंशिएंट डेमन सिटी अब इन्हें नजर आता है। अभी भी ये 50 किलोमीटर की दूरी पर थे। वांगलिंग मस्किटो बिस्ट को रख लेता है और फिलहाल ये लोग जमीन पे उतर के पैदल जाते हैं। अब एंशिएंट डेमन सिटी, जो कि स्काई डेमन कंट्री का एक शहर था, उसे दिखाया जाता है। और ये लोग इस शहर को देखकर मतलब हु पाओ और 13 बहुत हैरान थे, क्योंकि इनके ट्राइब से ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे था। अब फिलहाल ये सिटी के गेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स वगैरह खड़े थे। हु पाओ और मिस्टर 13 थोड़े से चिंतित थे, मतलब डर तो लगता है यार, नए शहर जा रहे हो, पावरफुल लोग हैं। अब ये जो सोल्जर्स भी थे ये ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे, पर ये डेमोनिक ऑरा यूज़ करते हैं। तो वांगलिंग के कल्टीवेशन ऑरा यानी स्पिरिचुअल ऑरा को तो फील कर भी नहीं पा रहे थे। और इनमें से एक गार्ड वांगलिंग को बोलता है भाई पीछे हटो। अब ये सुन करके 13 को गुस्सा था कि अरे ऐसे कैसे। ये तुरंत ही आगे आता है और एक पंच मारता है कि भाई मेरे एंसेस्टर को डिसरेस्पेक्ट दोगे। पंच इतना पावरफुल था कि वो जब सोल्जर भी देखता है तो हैरान हो जाता है
और उस पंच के मूवमेंट की वजह से, मतलब फोर्स की वजह से, ये मूव भी नहीं कर पा रहा था। ये तुरंत ही अपने तलवार को बस निकाल पाता है ताकि इसे काउंटर कर पाए। पर इसका जो ये भाला था वो भी, उसमें भी क्रैक आ जाते हैं और ये काफी पीछे जाके गिरता है। अगर इसके बाकी सोल्जर्स इसे पकड़ते नहीं तो ये सीरियसली इंजर्ड हो जाता। बाकी गार्ड्स को भी गुस्सा आता है और ये लोग इधर अपने जो पावरफुल ऊपर के लोग थे उन्हें इन्फॉर्म कर देते। वांगलिंग इधर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, 13 पीछे आ जाता है और वांगलिंग इसे समझाता है कि तुमने उसे क्यों फालतू में मारा। 13 बताता है कि एंसेस्टर कोई आपके बारे में बोले और मैं सुन के रह जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हु पाओ को भी लगता है यार मुझे आगे जाना चाहिए था। फिर जब ये देखता है कि नहीं, वांगलिंग सर सीरियस है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, यह डिसरेस्पेक्ट होता है। भाई कुछ बातें सामने वाले की भी सुननी पड़ती है, ये गार्ड्स हैं, इनका काम है। और वांगलिंग समझाता है कि तुमने अपना पंच फुल पावर पे यूज़ किया था, लेकिन पावर तुम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, नहीं तो वो डेमन सोल्जर वो खड़ा भी नहीं रहता, वो मर जाता। तो तुम्हें और मेहनत करना है, पावर को फोकस करना सीखो। और वांगलिंग दिखाता है कि देखो मैं अब मुक्का मारता हूँ, हालांकि मैं बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक पे महारथी नहीं हूँ क्योंकि इसकी मेन बॉडी यहाँ पर थोड़ी है, लेकिन पता तो है ही सब चीज़। तो ये कैजुअल पंच मारता है और जो कुछ सोल्जर्स आ रहे थे गुस्से में, इस पंच की वजह से मानो ये हवा में ही रुक जाते हैं और कुछ ही समय में काफ़ी दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। वांगलिंग यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करता है, मतलब एक बॉल ऑफ ब्लड बनाने लगता है। तभी कोई तो आता है और इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। वांगलिंग कहता है अच्छा, तो कोई जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से है। और यहाँ पर एक वुमेन प्रकट होती है और इसे देख करके यहाँ पर जो भी लोग थे इन्हें ग्रीट करते हैं कि कमांडर याओ हम आपको ग्रीट करते हैं। अब ये लड़की वांगलिंग को किलिंग इंटेंट के साथ देखती है। इसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और ये कहती है वांगलिंग। वांगलिंग इसे देखा था, मतलब ईस्टर्न डेवन सी के जब बाहर खड़ा था। तो ये कहता है अच्छा, मतलब प्लेनेट टियान्यून पे बहुत लोग मेरा नाम जानते हैं, और ये स्माइल करता है और आगे बढ़ने लगता है। अब ये कहती है अच्छा, तो तुम स्काई डेमन कंट्री में ही थे, तो एंशिएंट डेमन सिटी, लगता है तुम कोई टेस्ट वगैरह देने आए हो, तो हमारा बैटल होके कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं है। और ये भी जाने लगती है। वांगलिंग को फिलहाल हु पाओ और 13 फॉलो करते हैं। अब ये लड़के ट्रांसफर एरे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जो भी गार्ड्स थे इसे रेस्पेक्ट देते हैं। और ये लड़की वांगलिंग को बोलती है कि मुझे फॉलो करो और जनरल से चलो मिलने, लेफ्ट विंग के जनरल से, क्योंकि डेमन जनरल ही तुम्हें यहाँ पर कोई पोजीशन दे सकते हैं, यानी जैसे ये कमांडर है वैसे वांगलिंग को भी कुछ बना सकते हैं। वांगलिंग फिलहाल 13 और हु पाओ को बोलता है कि सिटी में मेरा वेट करना, मतलब मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, मैं आता हूँ बाद में। फिलहाल वांगलिंग इस लेडी के साथ चला जाता है। अब ये व्हाइट लेडी बाहर निकलती है और लॉर्ड डेमन जनरल को बोलती है, ये एक पैलेस में आ चुके थे, कि मैं एक बंदे को लेके आई हूँ। अब यहाँ पर बंदा एक अचानक से प्रकट होता है जो कि पर्पल रोब पहन के था और वांगलिंग की तरफ देखकर स्माइल करता है, तो तुम वही फॉरेनर हो जिसने मेरे डेमन सोल्जर को अटैक किया था, है ना, सिटी के बाहर अभी। वांगलिंग हैरान था, हालांकि ये बंदा डेमोनिक ऑरा यूज़ करता था, लेकिन वांगलिंग इतना तो फील कर ही सकता था, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये एसेंडेंट कल्टिवेटर नहीं है तो भी उसके बहुत करीब है। अब जो डेमोनिक ऑरा है उसका यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर आपके 3 स्टार्स है डेमोनिक में तो आप फाउंडेशन लेवल पे हो, 30 स्टार हो गए हैं तो कोर फॉर्मेशन, 300 हो गए तो नासेंट, 3000 है तो सोल फॉर्मेशन, 30,000 अगर आपके डेमोनिक ऑरा का रैंक है तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन, और 3 लाख है तो एसेंडेंट लेवल। वांगलिंग इधर इनकी बात तो सुन चुका था, ये सीरियसली कहता है कि हाँ वो मैं ही था। अब ये बंदा कहता है ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, और एक पंच ही वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते। वांगलिंग इस अटैक को देखता है और फिंगर ऑफ डेथ यूज करता है। वुमेन देखते ही एकदम इसकी आंखों में एक चमक आ जाता है। वांगलिंग के आसपास का जो 100 फीट का एरिया था वो मानो लाइफ नहीं डेथ में बदल जाता है। यहाँ का जो लाइफ फोर्स था उसे वांगलिंग एब्जॉर्ब कर चुका था। दोनों के अटैक टकराते और वांगलिंग 3 कदम पीछे हटने पे मजबूर था। एल्डर भी कहते हैं कि यार, मतलब ये जनरल, कि मैंने ग्रेविटी फोर्स यूज किया था, फिजिक्स वालों को पता होगा, नहीं तो मेरे पास आ जाना, पढ़ा दूंगा। चलो तुम मेरे अंडर में एल्डर बन सकते हो। वांगलिंग सीधा कहता है यार मुझे इनर पोजीशन नहीं चाहिए। बर्ली मैन भी कहते हैं, यानी ये जो जनरल या जो भी होंगे, कि तुम्हारी समझ हमारे डेमन स्पिरिट लैंड की काफ़ी अच्छी है, तुम्हें इनर और आउटर पोजीशंस पता है। क्योंकि वांगलिंग ने लोयून की मेमोरीज में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। क्योंकि इनर पोजीशन में जैसे एल्डर है तो उन्हें कोई सेना नहीं मिलती है, बट आउटर पोजीशन में हो जैसे आप कमांडर बन गए तो आपके पास अपनी सेना होगी। अब ये बंदा बोलता है कि हमारे डेमन एम्परर ने हमें आदेश दिया कि जो फॉरेनर मतलब ठीक ठाक पावरफुल हो उसी को हम आउटर एल्डर बना सकते हैं, मतलब बाहर की पोजीशन दे सकते हैं। तो तुम्हारा जो पहला अटैक था वो उस लायक नहीं था। वांगलिंग बोलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिलहाल स्टोरी यहीं पे रोकते हैं।